हेलो एवरीवन। सो आपके पास जो प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन के बारे में। ठीक, क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उन कॉन्सेप्ट को हमने समझा था। ठीक है, और साथ में जो आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस आए हुए थे उन क्वेश्चंस को भी हमने डिस्कस किया हुआ है। राइट, अब यहाँ पे आपको जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो नेक्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पे डिस्कस करना है। ठीक है, सो जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो क्या बोल रहा है, ये भी आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। सो जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो आपको बोल रहा है, अ 10 mm डाया इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इज कवर्ड बाय एन इंसुलेशन ऑफ 2 mm थिकनेस। ठीक है, सो आपके पास एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है जिसमें आपने इंसुलेशन चढ़ाया हुआ है और वो जो इंसुलेशन की जो थिकनेस है वो आपको दे के रखा है 2 mm। और आगे आप पढ़ोगे तो बोल के रखा हुआ है कि जो थर्मल कंडक्टिविटी है इंसुलेटिंग मटेरियल का, आई स्टैंड्स फॉर द इंसुलेटिंग मटेरियल। इंसुलेटिंग मटेरियल की जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो है 0.08 वाट पर मीटर केल्विन। Convection coefficient at the insulation surface is 10 watt per meter square Kelvin. Addition of the further insulation of the same material will be। ठीक है, सो ऑलरेडी आपने इंसुलेशन प्रोवाइड किया हुआ है 2 mm थिकनेस का और फर्दर आप इंसुलेशन को बढ़ाते हो तो उससे क्या होगा। ठीक है, ये आपके पास 4 ऑप्शन आपको बना के दिया हुआ है। सो पहले ऑप्शन में बोल रहा है कि भाई जो हीट लॉस है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होगा। सेकेंड ऑप्शन में बोल रहा है हीट लॉस जो है वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज होगा। थर्ड ऑप्शन आपके पास दे के रखा है पहले इंक्रीज होगा, मैक्सिमम पहुंचेगा, देन स्टार्ट टू डिक्रीज। ठीक, और जो फोर्थ ऑप्शन है वो आपको बोल रहा है कि भाई डिक्रीज होगा, हीट लॉस जो है वो मिनिमम पहुंचेगा और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये आपके पास प्रॉब्लम है। राइट, सो प्योरली आपके पास अगेन पूरा कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है। राइट, अब देखो, अब यहां से अगर मैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टर की बात करता हूं तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर कैसा होगा, ऑब्वियसली सिलेंड्रिकल। ठीक, और वो जो सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है उसका डायमीटर आपको दे के रखा है, कितना दे के रखा है आपके पास 10 mm, मतलब रेडियस कितना हो जाएगा 5 mm। डायमीटर आपको दे के रखा है कितना, डायमीटर आपको दे के रखा है 10 mm। राइट, मतलब यहां पे अगर आप देखोगे तो ये आपके पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है और ये जो रेडियस है, ये रेडियस मेरे पास कितना हो गया भाई, ये रेडियस जो है वो गिवन है 5 mm, डायमीटर गिवन है, तो रेडियस अगर निकालोगे तो 5 mm। अब उसके बाद बोला है कि भाई इंसुलेशन प्रोवाइड किया है जिसकी थिकनेस 2 mm है। राइट, सो थिकनेस आपके पास 2 mm है, तो ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास इंसुलेशन आपने प्रोवाइड किया है और जो थिकनेस है, ये थिकनेस मेरे पास कितना है, ये जो थिकनेस है ये मेरे पास है 2 mm। गेटिंग माय पॉइंट। राइट, इसका मतलब अगर मैं बोलूं आउटर रेडियस, ठीक है, आउटर रेडियस है वो कितना हो जाएगा 5 mm प्लस 2 mm, मतलब आपके पास कितना हो जाएगा 7 mm। राइट, नाउ आगे क्वेश्चन में आपके पास बोला हुआ है KI दिया हुआ है और आपके पास HA के बारे में भी बोल के रखा है, आपके पास 10 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन है। राइट, सो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन। करेक्ट है, सो क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन RC दैट इज इक्वल टू, क्या लिखते हैं आप, ठीक है, सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है और सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट के लिए लिखते हैं हम KI डिवाइडेड बाई, हम क्या लिखते हैं, दैट इज HA, यही लिखते हैं। राइट, सो यहां से अगर देखोगे सो KI मेरे पास कितना गिवन है, KI मेरे पास गिवन है 0.08 वाट पर मीटर केल्विन और जो HA है वो मेरे पास कितना गिवन है, ये मेरे पास गिवन है 10। करेक्ट है, सो यहां से अगर आप सॉल्व करोगे तो ये मेरे पास किस में आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा मीटर में और यहां से अगर आप देखोगे तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास आई थिंक 8 mm के आसपास। करेक्ट है, ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 8 mm के आसपास। राइट, अब देखो, अब यहां से जो क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन है वो मेरे पास है 8 mm। करेक्ट, और जो यहां पे आप देख रहे हो इंसुलेशन का जो रेडियस है, इंसुलेशन का जो रेडियस है वो मेरे पास कितना हो जाएगा 5 और 2, मतलब आपके पास 7 mm। करेक्ट है पॉइंट। ठीक है, सो ये काम हो गया, ये मैं हटा देता हूं। सो यहां पे अगर आप देखोगे तो जो इंसुलेशन का जो रेडियस है R, ये मेरे पास कितना आ रहा है 5 प्लस 2, मतलब ये कितना हो गया, ये हो गया 7 mm। करेक्ट है, और जो मेरे पास जो क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन आया वो मेरे पास कितना आया 8 mm, मतलब यहां से साफ साफ दिख रहा है कि जो R है वो कम है किससे, क्रिटिकल रेडियस से। गेटिंग माय पॉइंट। ठीक है, अब देखो, अब यहां से अगर आप ग्राफ देखोगे, अगर मैं Q वर्सेस R का अगर मैं ग्राफ देखता हूं तो मेरे पास जो ग्राफ है वो इस फॉर्म में है, ये मेरे पास ग्राफ है। राइट, और क्रिटिकल रेडियस क्या होता है, क्रिटिकल रेडियस वो रेडियस है जिसके करस्पॉन्डिंग जो हीट लॉस होता है या हीट एनर्जी का जो ट्रांसफर है वो क्या है, मैक्सिमम है। करेक्ट, सो ये मेरे पास क्या हो गया भाई, ये मेरे पास हो गया RC और इसके करस्पॉन्डिंग ये हो गया मेरे पास क्या, ये हो गया मेरे पास Q डॉट मैक्स। क्लियर है पॉइंट। ठीक है, अब देखो, अब आपने जो रेडियस इंसुलेशन का जो रेडियस प्रोवाइड किया है, इंसुलेशन जो आपने प्रोवाइड किया है, तो यहां पे अगर देखोगे तो इंसुलेशन का जो रेडियस है वो कितना है 7 mm, विच इज लेसर देन 8 mm
ठीक है, ये मेरे पास कितना था, ये मेरे पास था 8 mm, करेक्ट है। और 7 mm कहां आएगा, 7 mm आएगा इस साइड में। सो 7 mm मान लीजिए ये हो गया, ठीक, ये हो गया मेरे पास क्या, ये हो गया मेरे पास 7 mm, करेक्ट है पॉइंट, ठीक है। अब देखो, अब आप क्या बोल रहे हो, अब मैं इंसुलेशन का जो रेडियस है, ठीक है, लास्ट लाइन में यही लिखा हुआ था कि आप अब इंसुलेशन के रेडियस को या इंसुलेशन के थिकनेस को आप बढ़ाते हो, उससे क्या होगा, उससे जो हीट लॉस है उस हीट लॉस पे क्या फर्क पड़ेगा, राइट। सो देखो, सबसे पहले क्या हो रहा है, यहां से अगर देखोगे, अगर मैं 7 से 7.1 ले जाऊं, ठीक है, या 7.2 ले जाऊं या 7.5 ले जाऊं, तो क्या हो रहा है, सबसे पहले आपके पास जो हीट एनर्जी का जो लॉस है वो क्या होगा, या हीट एनर्जी का जो ट्रांसफर है वो क्या होगा, वो बढ़ेगा, ठीक है। सो अप टू 8 mm, अप टू 8 mm क्या होगा, बढ़ेगा, मैक्सिमम वैल्यू रीच करेगा। और उसके बाद भी अगर आप इंसुलेशन का जो रेडियस है या इंसुलेशन का जो थिकनेस है उसको आप बढ़ाते रहते हो, तो क्या होगा, तो आर की जो वैल्यू है वो आरसी से ज्यादा हो जाएगा, करेक्ट है पॉइंट। आर की जो वैल्यू है वो मेरे पास आरसी से ज्यादा हो जाएगा, और उस केस में मैं कहां रीच कर जाऊंगा, मैं इस जोन में आ जाऊंगा, करेक्ट है। सो इस जोन में जैसे ही आऊंगा तो आप देख रहे हो क्या हो रहा है, देखो, देन हीट लॉस जो होगा या हीट ट्रांसफर होगा वो क्या होगा, वो मेरे पास डिक्रीज होगा। तो देखो हो क्या रहा है यहां पे, अगर आप रेडियस ऑफ इंसुलेशन को अगर आप इंक्रीज करते हो, ठीक है, सो रेडियस ऑफ इंसुलेशन को अगर आप इंक्रीज करते हो तो इनिशियली, क्योंकि आपके पास पहले रेडियस ऑफ इंसुलेशन कितना है 7 mm, क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन कितना है 8 mm, सो अप टू 8 mm, अप टू क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन आपके पास क्या होगा, जो हीट एनर्जी का जो ट्रांसफर है वो क्या होगा, वो मेरे पास बढ़ेगा, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू रीच करेगा। और उसके बाद भी आप फर्दर इंसुलेशन आप बढ़ाते हो तो उसके कारण से क्या होगा, उसके कारण से आपके पास जो हीट एनर्जी का जो ट्रांसफर है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, राइट। तो जो पहला ऑप्शन बोल के रखा है इंक्रीज हीट लॉस कंटिन्यूअसली, नहीं, इंक्रीज होगा, लेकिन कहां तक इंक्रीज होगा, अप टू सर्टेन वैल्यू। और वो जो सर्टेन वैल्यू है वो मेरे पास कितना है, वो है मेरे पास 8 mm क्रिटिकल रेडियस, गेटिंग माय पॉइंट। टू अप टू सर्टेन वैल्यू आपके पास जो हीट लॉस है वो बढ़ेगा, कंटिन्यूअसली नहीं बढ़ेगा, करेक्ट है पॉइंट। सो जो आपके पास पहला आपके पास ऑप्शन है वो आंसर नहीं है, करेक्ट। दूसरे में बोल के रखा है डिक्रीज होगा, क्या, नहीं, डिक्रीज कहां हो रहा है, ठीक है, डिक्रीज तो बाद में होगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि इनिशियली आपके पास स्टार्टिंग से ही डिक्रीज हो, नहीं, पहले बढ़ेगा, करेक्ट है। सो आपके पास जो सेकंड है, सेकंड भी आपके पास करेक्ट आंसर नहीं हो सकता, ठीक है, सेकंड भी आपके पास करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। अच्छा, थर्ड में क्या बोल रहे हैं, देखो, इंक्रीज हीट लॉस टू मैक्सिमम, ठीक है, आपके पास जो हीट लॉस है वो मैक्सिमम पहुंचा, ठीक, एंड देन डिक्रीज हीट लॉस, करेक्ट है। तो बिल्कुल यही ऑप्शन आपके पास करेक्ट बैठ रहा है कि पहले आपके पास क्या हो रहा है, जो हीट एनर्जी का जो लॉस है वो क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, और उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद आपके पास डिक्रीज हो रहा है, करेक्ट है। तो आपके पास जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरे पास सी। पहले आपके पास क्या होगा, पहले आपके पास इंक्रीज होगा, मैक्सिमम वैल्यू पहुंचेगा, और देन आपके पास क्या होगा, देन आपके पास डिक्रीज होगा। क्योंकि इस क्वेश्चन में ये नहीं बोला हुआ है, समझना ध्यान से, इस क्वेश्चन में आपको क्या बोल के रखा हुआ है कि आप इंसुलेशन फर्दर बढ़ाते जा रहे हो, ठीक, आपके पास पहले आपने इंसुलेशन प्रोवाइड करके रखा है, और पहले जो इंसुलेशन प्रोवाइड करके रखा है उसकी थिकनेस कितनी गिवन है, 2 mm के आसपास। उसके बाद भी अगर आप इंसुलेशन की थिकनेस को बढ़ा रहे हो, ठीक है, तो क्या होगा, ये क्वेश्चन है, करेक्ट है। सो क्या होगा, पहले आपके पास इंक्रीज होगा, मैक्सिमम पहुंचेगा, और उसके बाद फिर क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। अच्छा, डी ऑप्शन को भी देख लो, इसमें क्या बोल रहा है, डिक्रीज हीट लॉस टू मिनिमम, ठीक, ऐसा नहीं होने वाला है, एंड देन इंक्रीज हीट लॉस, ठीक है। सो ये आपके पास ये ऑप्शन भी क्या है, ये ऑप्शन भी आपके पास गलत है, करेक्ट है। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास क्या हो जाएगा, सी, गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। सो ये आपके पास क्वेश्चन है क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन से, ठीक है, प्योरली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ठीक है। अगर इन चीजों का आइडिया है तो आप कभी भी इस क्वेश्चन को गलत नहीं करने वाले हो। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। चलिए, ये प्रॉब्लम हो गया क्लियर। तो ये आपके पास गेट में पूछा हुआ प्रॉब्लम था, 2 नंबर का प्रॉब्लम था ये, ठीक है, 2 मार्क्स का ये आपके पास क्वेश्चन आया हुआ था, करेक्ट। नो, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, ये भी आपके पास गेट का प्रॉब्लम है, ठीक है, आपके पास काफी पहले आपके पास आई थिंक 89 90 के आसपास क्वेश्चन पूछा हुआ था। सो ये भी आपके पास प्योरली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं, उसके बाद फिर क्या करेंगे, उसके बाद उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। सो देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोल के रखा हुआ है, a copper tube of 20 millimeter outer dia 1 mm thickness and 20 millimeter long, 20 मीटर लॉन्ग, मतलब आपके पास सिलेंडर का प्रॉब्लम है ये, ठीक है। सो कॉपर का ट्यूब है जिसका रेडियस आपको दे के रखा है या डायमीटर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, 20 mm डाया है, 1 mm थिकनेस है और 20 मीटर लॉन्ग है। थर्मल कंडक्टिविटी दे के रखा है 400 वॉट पर मीटर केल्विन, इज कैरिंग सैचुरेटेड स्टीम एट 150 डिग्री सेल्सियस, ओके फाइन। कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, ठीक है, मतलब जिस साइड में आपके पास स्टीम है उस साइड में आपके पास कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट गिवन है।
150 watt per meter square Kelvin. The tube is exposed to an ambient of 27 degrees Celsius. The convective heat transfer coefficient of air is 5 watt per meter square Kelvin. करेक्ट. सो जो डेटा है उस डेटा को पहले अपन नोट करते हैं. सो देखिए सबसे पहले यहां से अगर देखोगे तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास हो गया जिस कॉपर ट्यूब की बात कर रहे हैं, ये मेरे पास कॉपर ट्यूब है. करेक्ट. और ये जो कॉपर ट्यूब है उसका आउटर रेडियस गिवन है. आउटर रेडियस गिवन है मतलब ये हो गया मेरे पास क्या, ये हो गया मेरे पास R2. R2 मेरे पास गिवन है और R2 मेरे पास कितना गिवन है भाई, डायमीटर वहां से देख रहे हो 20 mm, तो R2 मेरे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 mm. करेक्ट. अच्छा थिकनेस भी गिवन है क्या, क्वेश्चन में थिकनेस भी गिवन है. सो ये जो थिकनेस है ये मेरे पास गिवन है और ये क्वेश्चन में कितना गिवन है 1 mm, ये गिवन है 1 mm. करेक्ट. सो R1 इसको, ये जो रेडियस है इनर रेडियस है इसको मैं बोल देता हूं R1. सो R1 मेरे पास कितना हो जाएगा, R1 जो हो जाएगा 10 - 1 मतलब ये कितना हो जाएगा 9 mm. राइट. आगे क्वेश्चन देखोगे तो लेंथ के बारे में भी बोल के रखा हुआ है क्वेश्चन में कि जो लेंथ है वो मेरे पास कितना है, वो मेरे पास है 20 मीटर लेंथ है. थर्मल कंडक्टिविटी, सो ये जो आपके पास ट्यूब का जो मटेरियल है वो ट्यूब का मटेरियल है कॉपर और कॉपर की जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो मेरे पास गिवन है कितना K और ये गिवन है 400 वॉट पर मीटर केल्विन. करेक्ट है पॉइंट. ठीक है. अच्छा ये क्या कैरी करके ले जा रहा है, स्टीम कैरी करके ले जा रहा है. तो क्या कैरी कर रहा है, ये क्वेश्चन में साफ साफ बोल के रखा है कि सैचुरेटेड स्टीम कैरी करके ले जा रहा है. तो ये मेरे पास हो गया सैचुरेटेड स्टीम. करेक्ट. और ये जो स्टीम है इस स्टीम का जो टेम्परेचर है वो दिया है 150 डिग्री सेल्सियस. मतलब यहां से अगर मैं बोलूं टी स्टीम को मैं बोल रहा हूं हॉट फ्लूइड. करेक्ट. सो हॉट फ्लूइड का जो टेम्परेचर है ये मेरे पास कितना गिवन है 150 डिग्री सेल्सियस, ये गिवन है. और कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट स्टीम साइड में कितना गिवन है, ये गिवन है HH एंड दैट इज इक्वल टू 150 वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, ये गिवन है. The tube is exposed to an ambient of 27 डिग्री सेल्सियस. करेक्ट. ओके फाइन. सो एम्बियंट का टेम्परेचर मतलब TA मेरे पास गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस. करेक्ट. कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट के बारे में बात किया है जिसको मैं बोल रहा हूं HA, ये कितना गिवन है मेरे पास 5 वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन. राइट. ग्लास वूल इज यूज्ड फॉर द इंसुलेशन. ठीक है. अब यहां पे क्या प्रोवाइड किया गया है, ये जो ट्यूब है इस ट्यूब में इंसुलेशन प्रोवाइड किया गया है और जो इंसुलेशन प्रोवाइड किया गया है वो किस मटेरियल का बना हुआ है, वो है ग्लास वूल. ग्लास वूल इज अ इंसुलेटिंग मटेरियल. करेक्ट. और ये जो इंसुलेटिंग मटेरियल है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी के भी बारे में बात किया हुआ है और वो मेरे पास कितना है KI. राइट. एंड दिस इज 0.075 वॉट पर मीटर केल्विन. क्लियर. सो इसको अगर आप डायग्राम में शो करोगे तो डायग्राम में शो कर सकते हैं. सो ये हो गया मेरे पास क्या, ये हो गया मेरे पास इंसुलेटिंग मटेरियल. करेक्ट है. ये इंसुलेशन है और ये जो इंसुलेशन आप देख रहे हो इस इंसुलेशन की थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में बात किया हुआ है इस इंसुलेटिंग मटेरियल का. ठीक है. और वो मेरे पास कितना है 0.075 वॉट पर मीटर केल्विन. इफ द थिकनेस ऑफ इंसुलेशन यूज इज 5 मिलीमीटर हायर देन द क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन. करेक्ट. सो ये जो इंसुलेशन है इस इंसुलेशन का जो थिकनेस है इसको मैं बोल देता हूं, ये मेरे पास कितना है भाई, ये मेरे पास T है. सो जो T है उसके बारे में उसने कमेंट किया हुआ है और क्या कमेंट किया हुआ है कि जो आपके पास थिकनेस है वो आपके पास ज्यादा है, किससे ज्यादा है, क्रिटिकल रेडियस ऑफ, नहीं सॉरी क्रिटिकल थिकनेस. हाँ यहां पे कुछ पॉइंट है उसको ध्यान से देखना. यहां पे थिकनेस की बात हो रही है ना, यहां पे थिकनेस की बात हो रही है. तो मान लो मेरे पास जो क्रिटिकल थिकनेस है वो मेरे पास कितना है TC. जो क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन है वो मेरे पास कितना है TC और जो एक्चुअल में जो इंसुलेशन की जो थिकनेस है वो इससे 5 mm ज्यादा है. तो ये हो जाएगा TC + 5 mm. करेक्ट. आगे क्या बोल के रखा हुआ है. सो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि कैलकुलेट द हीट लॉस बाय द स्टीम. ओके फाइन. यहां से आपके पास क्वेश्चन में पूछा है कि कितना हीट एनर्जी का जो लॉस होगा वो आपको बताना है. और सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि रेट ऑफ स्टीम कंडेंसेशन, आपको ये भी बताना है कि कितना अमाउंट ऑफ, क्योंकि हीट एनर्जी का जो लॉस होगा सो डेफिनेटली हीट एनर्जी का लॉस हो रहा है तो जो स्टीम है वो कंडेंसेट होगा. ठीक है. तो कितना अमाउंट ऑफ स्टीम या कितना मास ऑफ स्टीम जो है वो कंडेंसेट हो रहा है kg पर आवर में आपको बताना है. और यहां पे लास्ट में आपको देख रखा है एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन ऑफ स्टीम. ठीक है. दैट इज 2230 किलो जूल पर kg. करेक्ट है. सो डेफिनेटली यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे जो स्टीम है वो कंडेंसेट होगा और जब स्टीम जो है वो कंडेंसेट होगा तो आपके पास वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होगा. स्टीम कंडेंसेट होकर क्या होगा, बनेगा वाटर बनेगा. सो यहां पे क्या हो रहा है, फेस चेंज हो रहा है ना. आपके पास जो स्टीम है वो क्या हो रहा है, वो वाटर बन रहा है.
सो जो स्टीम है वाटर बन रहा है, सो डेफिनेटली ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आपके पास हीट एनर्जी का क्या हो रहा है, हीट एनर्जी का लॉस हो रहा है, करेक्ट। सो जब स्टीम जब वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं कौन सा फिनोमिना, कंडेंसेशन। सो जब कंडेंसेशन होगा तो डेफिनेटली वहां पे आपके पास लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन जो है वो रिलीज होगा। सो वो जो लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन है उसके बारे में उसने बात किया हुआ है, करेक्ट है, उसी को उसने बोल के रखा है एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन। मतलब देखा जाए तो इसको मैं बोल सकता हूं लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, एंड दैट इज नथिंग बट द HFG। ये हो जाएगा 2230 किलो जूल पर केजी, करेक्ट। तो ये प्रॉब्लम था और ये प्रॉब्लम में आपके पास ये गिवन डेटा है, ठीक है। इसका जो आपके पास डायग्राम बनेगा ऐसा कुछ बनने वाला है। क्लियर पॉइंट। लेंथ क्या है, लेंथ आपके पास 20 मीटर है विच इज परपेंडिकुलर टू द बोर्ड। क्लियर। अब यहां से आपको ये दो चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। पहला आपको हीट लॉस फाइंड आउट करना है और दूसरा आपको क्या फाइंड आउट करना है कि कितना मास ऑफ स्टीम जो है वो कंडेंसेट होगा बिकॉज ऑफ द हीट एनर्जी लॉस, ये आपको बताना है। क्लियर। तो चलिए देखते हैं प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। सो ये बात तो पक्की है कि अगर आपको हीट एनर्जी का लॉस फाइंड आउट करना है, कितना हीट एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे भाई, ठीक है। थर्मल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट सबको पता है, ठीक। थर्मल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट, ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स हमने डिस्कशन किया हुआ है। सो यहां से अगर मैं बोलूं कि हीट एनर्जी का जो लॉस है, इसको अगर मैं बोलता हूं क्यू डॉट, राइट। अब देखो यहां पे मेरे को TH पता है और TA पता है। सो TH माइनस TA डिवाइडेड बाई, मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे, इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। और इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस है, ये हम कैसे फाइंड आउट करोगे, तो सबसे पहले थर्मल सर्किट बनाया जाए, राइट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम थर्मल सर्किट बनाते हैं। तो थर्मल सर्किट अगर हम यहां बनाए तो सबसे पहले क्या होगा, देखो स्टीम से जो इनर वाला ट्यूब का इनर फेस है उसको जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होगा कन्वेक्शन, सो कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस देयर। देन कंडक्शन रेजिस्टेंस होगा ट्यूब मटेरियल का, देन कंडक्शन रेजिस्टेंस होगा इंसुलेटिंग मटेरियल का, एंड देन फर्दर आपके पास कन्वेक्शन रेजिस्टेंस होगा बाहर साइड पे, राइट। सो यहां से अगर मैं थर्मल सर्किट बनाऊं तो थर्मल सर्किट सबसे पहले ये हो गया मेरे पास कन्वेक्शन रेजिस्टेंस स्टीम साइड पे, देन मेरे पास कंडक्शन रेजिस्टेंस किसका, ट्यूब मटेरियल का, ट्यूब का, देन आपके पास इंसुलेटिंग मटेरियल का कंडक्शन रेजिस्टेंस, एंड देन कन्वेक्शन रेजिस्टेंस। ये हो गया। सो इसको मैं बोल रहा हूं क्या, ये हो गया मेरे पास RTH1, ये हो गया मेरे पास RTH2, ये मेरे पास हो गया RTH3 और ये हो गया मेरे पास RTH4। करेक्ट है पॉइंट। ये टेम्परेचर कितना है भाई, ये टेम्परेचर है मेरे पास TH और ये टेम्परेचर मेरे पास कितना है, ये टेम्परेचर है मेरे पास TA। करेक्ट है। सो RTH1, RTH2, RTH3, RTH4 ये आपको लिखना आना चाहिए, करेक्ट है। अब देखो, अब आपके पास RTH1 तो आसानी से आप बता सकते हो क्योंकि R1 पता है, करेक्ट है। सो RTH1 पता चल जाएगा। RTH2 भी आप बता सकते हो। RTH3 के बारे में कमेंट करना है तो उसके पहले मेरे को थिकनेस फाइंड आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक मैं थिकनेस नहीं बता पाऊंगा तब तक मैं रेडियस नहीं बता पाऊंगा। और आपको पता है जब भी आप थर्मल रेजिस्टेंस लिखते हो तो थर्मल रेजिस्टेंस के लिए आपको रेडियस की जरूरत पड़ेगी, करेक्ट है। सो पहले हम थिकनेस फाइंड आउट करते हैं। सो थिकनेस के लिए आपको बोल के रखा हुआ है कि जो थिकनेस है वो क्रिटिकल थिकनेस से 5 mm ज्यादा है, ये क्वेश्चन में आपको बोल के रखा हुआ है। सो भाई क्रिटिकल थिकनेस कितना होगा, तो क्रिटिकल थिकनेस निकालने के पहले आप निकाल लो क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन RC, करेक्ट है। और ये जो RC आएगा, ये RC क्या आएगा, तो कैसे लिखते हैं कि भाई ये सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है और सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट के केस में हम क्या लिखते हैं, KI डिवाइडेड बाई ये हो गया HA, करेक्ट है। इंसुलेटिंग मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी 0.075 वाट पर मीटर केल्विन डिवाइडेड बाई HA। सो HA गिवन है कितना, HA गिवन है मेरे पास 5 और ये यूनिट किस में आ जाएगा, ये यूनिट आ जाएगा मीटर में, करेक्ट है। सो यहां से आप सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने के बाद ये कितना आ रहा है ये मैं आपको बता देता हूं, ये आएगा 15 mm के आसपास, ठीक है। मीटर में आएगा 0.00150। सो यहां से आप देख सकते हो मिलीमीटर में लिखोगे तो आपके पास आ जाएगा 15 मिलीमीटर, करेक्ट। सो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है क्रिटिकल रेडियस, दिस इज क्रिटिकल रेडियस, राइट। अब मेरे को क्रिटिकल थिकनेस देखना है क्योंकि यहां पे क्या है, देखो थिकनेस क्रिटिकल थिकनेस से 5 mm जाता है। ऐसा थोड़ी बोले कि रेडियस जो है वो आपके पास क्रिटिकल रेडियस से 5 mm ज्यादा है, ऐसा तो नहीं बोला है। क्वेश्चन में थिकनेस के बारे में बात किया हुआ है। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। सो ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास हो गया क्रिटिकल रेडियस। अब मैं अगर क्रिटिकल थिकनेस बोलूं तो क्रिटिकल थिकनेस में कैसे लिखूंगा भाई, ये हो गया RC माइनस ये हो जाएगा R2, करेक्ट है। व्हाट इज द क्रिटिकल थिकनेस, सो क्रिटिकल थिकनेस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास RC जो कि क्रिटिकल रेडियस लिखा हुआ है, माइनस क्या करूंगा, माइनस R2। तो मेरे को क्या मिलेगा, तो मेरे को मिल जाएगा क्रिटिकल थिकनेस। और यहां से अगर देखोगे सो RC मेरे पास कितना है 5 माइनस R2 मेरे पास कितना है 10, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 5 mm, दिस इज 5 mm।
क्लियर? तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास आ गया क्रिटिकल थिकनेस, राइट? नाउ क्रिटिकल थिकनेस आ गया। अब अगर मैं बोलूं इंसुलेशन की थिकनेस कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 5 प्लस ये हो जाएगा 5, मतलब ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 10 mm। क्लियर? तो इंसुलेशन का जो थिकनेस है वो मेरे पास कितना है, आपके पास इंसुलेशन का जो थिकनेस है वो है मेरे पास 10 mm, राइट? चलो इंसुलेशन की थिकनेस मिल गई। अब मेरे को क्या बताना है, मेरे को बताना है R3। सो यहां से ये मैं इसको क्या बोल रहा हूं, इसको मैं बोल रहा हूं R3। सो R3 मैं कैसा लिख सकता हूं, तो देखना R3 इज इक्वल टू R2 प्लस ये हो जाएगा मेरे पास कितना 10, राइट? एंड दिस इज इक्वल टू, सो R2 मेरे पास कितना है 10 और ये हो जाएगा 10, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 20 mm। करेक्ट है? ये मेरे पास आ गया 20 mm। क्लियर? सो देखो अब मेरे को R1 भी पता है, R2 भी पता है, R3 भी पता है, तो मैं आसानी से क्या निकाल सकता हूं, थर्मल रेजिस्टेंस, और आसानी से फिर मैं क्या निकाल सकूंगा, इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस। करेक्ट है? इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस, तो हम लिख सकते हैं क्या, सीरीज कनेक्शन दिख रहा है, RTH1 प्लस RTH2 प्लस RTH3 प्लस RTH4, ये हो गया, राइट? सो RTH1 कैसे लिखोगे, सो RTH1 चलिए लिखे देखते हैं यहां पे, RTH1 एंड दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन HH मल्टीप्लाइड बाई एरिया। सो कौन सा एरिया, जहां से कन्वेक्शन ही ट्रांसफर हो रहा है, और ये हो जाएगा मेरे पास क्या 2 पाई R1L। करेक्ट? RTH2 दिस इज इक्वल टू नेचुरल लॉग R2 बाई R1 डिवाइडेड बाई 2 पाई KL। करेक्ट? RTH3 दिस इज इक्वल टू नेचुरल लॉग R3 डिवाइडेड बाई R2 डिवाइडेड बाई 2 पाई KIL। एंड व्हाट इज RTH4, सो RTH4 हो जाएगा दैट इज नथिंग बट द 1 अपॉन ये हो जाएगा HA इंटू 2 पाई R3L, राइट? सो यहां से RTH2 की यहां पे कुछ नहीं है, आपके पास सारी वैल्यूज आपको पता है, ठीक है? पुट द वैल्यू गेट द आंसर। सो RTH1 मिल जाएगा, RTH2 मिल जाएगा, RTH3 मिल जाएगा, RTH4 मिल जाएगा, राइट? ऐड कर देंगे तो यहां से RTH इक्विवेलेंट मिल जाएगा, और ये जो RTH इक्विवेलेंट है ये आपके पास कितना आएगा, तो मैं आपको बता देता हूं एक रफ वैल्यू, ये इसके आसपास कुछ आएगा 0.15857 केल्विन पर वॉट। करेक्ट है? सो आसानी से निकाल सकते हो, यहां से कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है? कैलकुलेटर आपको चलाना है, कैलकुलेटर चलाना, वहां से इंडिविजुअल वैल्यू निकालोगे, समेशन ले लेना, तो आपको ऐसा कुछ मिलने वाला है। करेक्ट है? तो ये आंसर मैंने आपको बता दिया, 0.15857 केल्विन पर वॉट के आसपास आपके पास क्या आ गया, इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस। अब एक बार इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस अगर मेरे को मिल गया तो मैं आसानी से क्या बता सकता हूं, Q डॉट, और ये जो Q डॉट है ये मेरे पास क्या हो जाएगा, TH माइनस TA। सो TH 150 माइनस TA 27 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा मेरे पास RTH इक्विवेलेंट, दिस इज 0.15857। सो यहां से निकल जाएगा Q डॉट। क्लियर पॉइंट? ठीक है? सो ये मेरे पास कितना आ रहा है, सो 775.68 वॉट के आसपास आएगा, ठीक है? ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है हीट एनर्जी में क्या, हीट एनर्जी में लॉस, ठीक है? इतना हीट एनर्जी में आपके पास लॉस होने वाला है, ठीक है? सो देख लेना आपके पास वैल्यू आपके पास, ठीक है? 775.68 के आसपास आएगा, आई थिंक 774, मतलब उसी रेंज में आएगा, वो उसको आप देख लेना, ठीक है? थोड़ा सा आपके पास अगर पॉइंट में आप लोगे, ठीक है, 2 डिजिट 3 डिजिट तक लोगे तो थोड़ा सा चेंजेस आएगा, तो वो आप देख सकते हो। करेक्ट है? और कोशिश किया करो हमेशा आपको क्या कोशिश करना है, पॉइंट के बाद आपको 3 डिजिट तक, ठीक है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक लेके चलना थोड़ा सा करिए, ठीक है? क्योंकि अगर पॉइंट के बाद आप 3 डिजिट तक लेके चलते हो तो उससे राउंड ऑफ एरर होने के चांसेस आपके पास कम हो जाता है। करेक्ट है पॉइंट? ठीक है? सो आंसर आप देख लीजिएगा, इसी के आसपास कुछ आएगा। करेक्ट? सो पहला क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। नाउ सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या बोला हुआ था कि भाई स्टीम कितना कंडेंसेट होगा, ठीक है? आपको निकालना है रेट ऑफ स्टीम कंडेंसेशन, ठीक है? और ये किस में फाइंड आउट करना था, kg पर आवर में, ठीक है? तो चलिए देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे यहां से। सो नेक्स्ट हमको निकालना था कि रेट ऑफ स्टीम कंडेंसेशन, रेट ऑफ स्टीम कंडेंसेशन या फिर कंडेंसेट, ठीक है? यूनिट क्या था, kg पर आवर में आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर पॉइंट? ठीक है? और इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया था, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन भी दिया हुआ था, और लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया था, HFG से, एंड दिस इज इक्वल टू, ठीक है, ये कितना था, आई थिंक 2230, ठीक है, ऐसा ही कुछ था आपके पास, मैं देख लेता हूं एक बार, 2230, ओके फाइन, 2230 किलो जूल पर केजी। करेक्ट है? ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। करेक्ट है? अच्छा, ये क्या बता रहा है, समझना ध्यान से, देखो ये बता रहे हैं
अगर मुझे 1 kg स्टीम को कंडेंसेट करवाना है, करेक्ट है, 1 kg स्टीम को अगर कंडेंसेट करवाना है, मतलब 1 kg स्टीम कन्वर्ट हो रहा है किसमें, आपके पास वाटर में, तो कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी की नीड होगी, तो आपके पास कितनी नीड होगी, 2230 किलो जूल, करेक्ट है। या फिर इसको मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि 2230 किलो जूल ऑफ हीट एनर्जी मैं निकाल रहा हूं, तो कितना अमाउंट ऑफ जो स्टीम है वो कंडेंसेट होगा, 1 kg, करेक्ट है। मतलब इतना हीट एनर्जी में लॉस हो रहा है, तब आपके पास 1 kg स्टीम क्या होगा, 1 kg स्टीम जो है वो कंडेंसेट होगा, करेक्ट है पॉइंट, ठीक है। सो अच्छा 1 किलो जूल के लिए, ठीक है, अगर 1 किलो जूल लॉस हो, अगर 2230 किलो जूल लॉस हो रहा है, तो 1 kg आपके पास स्टीम कंडेंसेट हो रहा है। अगर 1 किलो जूल होगा तो कितना हो जाएगा, तो यहां से मैं लिख सकता हूं कितना, 1 अपॉन ये हो जाएगा 2230, ऐसा ही लिख सकते हैं, करेक्ट। अब देखो, अब यहां पे आपके पास जो लॉस है, वो लॉस मेरे पास कितना है, यहां से अगर देखोगे तो ये जो लॉस है हीट एनर्जी में, जो लॉस है वो मेरे पास कितना है, Q डॉट इज इक्वल टू 775.68 इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं, ठीक है, अगर वॉट को किलोवाट में कन्वर्ट करना होगा तो, और ये हो जाएगा किलो जूल पर सेकेंड, करेक्ट है। तो समझना ध्यान से, देखो 2230 किलो जूल जब हीट एनर्जी का जो लॉस है, तब आपके पास 1 kg स्टीम कंडेंसेट हो रहा है, करेक्ट। सो 1 किलो जूल में कितना कंडेंसेट होगा, तो 1 किलो जूल में कितना होगा, 1 अपॉन 2230, ठीक है। कितना हो रहा है यहाँ पे अगर आप देखोगे कितना लॉस हो रहा है हीट एनर्जी में, 775.68 इंटू 10⁻³ किलो जूल, ठीक। सो यहां से अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, ये हो जाएगा मेरे पास 1 अपॉन ये हो जाएगा 2230 मल्टीप्लाइड बाई ये हो जाएगा 775.68 इंटू 10⁻³ गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। सो ये मेरे पास किस में आया, समझना, ये मेरे पास क्या है, दिस इज kg पर सेकेंड, गेटिंग माई पॉइंट। ये किस में आएगा, ये आएगा मेरे पास kg पर सेकेंड में, ठीक है। एक बार फिर से समझो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो आपके पास लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन गिवन है, कितना गिवन है, 2230 किलो जूल पर kg, राइट। सो इसको कैसे समझ है, देखना, अगर मेरे को 2230 किलो जूल हीट एनर्जी में मैं लॉस करवा दूं, तो कितना अमाउंट ऑफ स्टीम कंडेंसेट होगा, 1 kg ऑफ स्टीम जो है वो कंडेंसेट होगा, मतलब कंडेंसेट होके क्या बनेगा, वाटर बनेगा। सो अगर 1 किलो जूल लॉस हो तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 2230 kg, राइट। लॉस कितना हो रहा है एक्चुअल में, 775.68 इंटू 10⁻³ किलो जूल पर सेकेंड, करेक्ट। सो ये हो जाएगा, अगर 1 kg में इतना हो, 1 किलो जूल में इतना हो रहा है, तो 775.68 इंटू 10⁻³ में कितना होगा, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा, और ये किस में आएगा, kg पर सेकेंड में, करेक्ट है, क्योंकि यहां पे पर सेकेंड में बात हुई है, राइट। सो यहां से अगर आप निकालोगे तो किस में आ जाएगा, kg पर सेकेंड में, करेक्ट है, राइट। सो यहां से अगर अपन देखें तो ये हो गया मेरे पास कितना, हमको चाहिए किसमें, हमको चाहिए kg पर आवर में, करेक्ट। सो यहां से मास ऑफ स्टीम विच इज कंडेंसेट m डॉट s, ये हो जाएगा 775.68 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा मेरे पास क्या, 2230 मल्टीप्लाइड बाई, क्योंकि हमको kg पर सेकेंड में नहीं चाहिए, हमको kg पर आवर में चाहिए, और kg पर आवर में चाहिए होगा तो क्या करेंगे, सो kg पर आवर में चाहिए होगा तो यहां पे क्या करेंगे, 3600 से 3600 से मल्टीप्लाई कर देना, करेक्ट है, क्योंकि 1 आवर में कितना होता है, 3600 सेकंड ना, ठीक है। सो आपके पास 1 सेकंड में आपको पता है, तो 3600 सेकंड में कितना होगा, ठीक है। सो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, kg पर आवर, kg पर आवर, क्लियर। सो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से अगर देखोगे तो ये हो जाएगा 775.68 मल्टीप्लाइड बाई 3600 डिवाइडेड बाई 2230 इंटू 1000, और ये आ जाएगा kg पर आवर, करेक्ट। सो यहां से आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, वो मैं देख लेता हूं, आंसर अराउंड 1.25 के आसपास आएगा, 1.25 kg पर आवर के आसपास, करेक्ट है। सो यहां से आप निकाल सकते हो रेट ऑफ स्टीम विच इज कंडेंसेट इन kg पर आवर, राइट। सो ये आपके पास प्रॉब्लम है, काफी पुराना प्रॉब्लम था, ठीक है, आपके पास जब आपके पास सब्जेक्टिव काइंड ऑफ क्वेश्चंस आया करते थे तब का प्रॉब्लम है, ठीक है, बट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अगर आप ये क्वेश्चन बनाओगे तो कॉन्सेप्ट आपके काफी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए